Hello friends, we are live now today to solve the paper of CET हरियाणा। जो सीईटी का पेपर हुआ था हरियाणा में 6 नवंबर 2022 को, आज उसका पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं आई हुई थी जितना कि हम समझ रहे थे कि इस पेपर में इतना मुश्किल आएगा। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी रीजनिंग पढ़ी है तो उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। इस पेपर के एनालाइज करने पे मुझे ये पता लगा है कि कुछ एक आधे क्वेश्चंस इनके अकॉर्डिंग, जैसे ऑप्शन में ही नहीं था उसका आंसर, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको बिल्कुल आसान तरीके से उसे समझाने की भी कोशिश की है। तो चलिए, आज सबसे पहले हम रीजनिंग का पार्ट करेंगे सीईटी का, जो 6 नवंबर को हुआ था। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसका। रीजनिंग में जो इस सेट का, जो मेरे पास सेट पेपर है, उसमें ये 56 फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि 3 स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय द 3 कंक्लूजन। मतलब 3 स्टेटमेंट दी गई है, 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। इन जो स्टेटमेंट्स को हमें सही समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन पे आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी, तो वीडियो अगर आप बीच में कट करके सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं, पूरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है ये भी बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है? इसमें ये कहा गया है कि सम टेबल आर चेयर। तो मैं मार्कर का यूज करती हूँ। मार्कर में ये कहा गया है कि सम टेबल आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर। मान लीजिए मैं एक वेन डायग्राम का यूज करती हूँ। ये मेरी टेबल है, ये टेबल मान के चलती हूँ। कुछ टेबल हमारी क्या है? कुर्सियां हैं। तो कुर्सियों का अगर लेके चलो, मान लो तो ये इंटरसेक्शन पार्ट में आएगा। इंटरसेक्शन पार्ट में ये क्या है हमारे? ये है चेयर। तो जो ये वाला पोर्शन है, इसमें दोनों कंबाइन हो जाते हैं। इसमें कॉमन सेक्शन, मतलब बीच का जो दोनों का, इसमें टेबल भी हैं और इसमें चेयर भी हैं। तो कुछ टेबल हैं वो चेयर हो गई हैं। ये इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हुआ। अगली जो कहता है, इसमें कहा गया है कि सम चेयर आर बेड। अब कुछ चेयर हैं वो बेड भी हैं। अब देखिए, मैं जो बताने जा रही हूँ, अब इसमें कहा है कि कुछ चेयर बेड भी हैं। अब हमें नहीं पता कि कुछ चेयर बेड है वो टेबल भी है या नहीं है। तो हम उसको दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला, अगर ये कहता है कि कुछ बेड क्या है? चेयर है। तो मान लीजिए ये बेड का पोर्शन है। तो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये हो जाएगा कि कुछ चेयर बेड भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन में अगर मैं ये लेके चलूँ तो इसको मैं यहाँ भी बना सकती हूँ। देखिए, इसको बनाने के लिए मैं यहाँ भी बना सकती हूँ। तो इसको अगर मैं बना के चलूँगी तो ये बेड वाला पोर्शन हो गया। तो ये देखिए, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इसमें कुछ चेयर बेड हो गए। ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि टेबल भी है वो बेड भी है या नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, दोनों वेन डायग्राम ठीक है। लेकिन हम मे बी पे भी चलेंगे। थर्ड क्या कहता है? ऑल बेड आर रूम्स। ऑल बेड है वो रूम है, मतलब जो बेड का पार्ट है वो सारा का सारा कमरों के अंदर ही आता है। तो जो बेड वाला पार्ट बनाएंगे हम, वो बेड वाला पार्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से, सॉरी, बेड वाला पार्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से कि ये रूम वाला पार्ट हो गया जो बेड को कवर करता है। ठीक है। तो ये जो बाहर वाला है जो उसको कवर करता है, ये रूम है। ठीक है, ये रूम वाला पार्ट है। तो ये रूम हो गया जो बेड को कवर करता है। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या कहता है? कंक्लूजन में इसमें कहता है कि सम रूम्स आर टेबल। कुछ रूम है वो टेबल हो सकती हैं। तो ये हमें नहीं पता कि ये टेबल हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये मे बी में आ गया। जब उसको आप वेन डायग्राम को देखेंगे वीडियो को बैक करके, तो
मैंने फर्स्ट उसमें सेक्शन में कहा था कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो फर्स्ट वाला आ गया मे बी में। कुछ रूम है वो चेयर हैं, तो ये ठीक है। सब बेड आर चेयर, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है, और सेकंड और थर्ड कंक्लूजन ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, फोर्थ करेक्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ये कहा गया है फाइंड द ओड वन आउट। इसमें से हमें जो अलग है वो बताना है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें टेबल दी गई है, 9 वन जा 9, मतलब हिंदी में अगर बोले 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27। सेकेंड ऑप्शन को एक बारी मैं छोड़ देती हूँ। थर्ड ऑप्शन में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ही 21, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21। फोर्थ ऑप्शन में 8 की टेबल है, 8 16 24। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन 1 से स्टार्ट नहीं है, ये 3 की टेबल है। 3 की टेबल 1 से स्टार्ट नहीं है, तो ये बीच में 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो ये कंटिन्यूस भी नहीं है। तो जो ओड वन आउट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट हो जाता है। तो फोर्थ, सॉरी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन के हम साथ चलेंगे, क्योंकि ये सबसे इन चारों में से ये अलग है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप सोच के चलिए। इसमें मैं एक बारी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इसमें ये कहा गया है, एक औरत की और इशारा करते हुए राजा ने कहा कि वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। राजा का उस औरत से क्या संबंध है, कि उस औरत से संबंध क्या होगा। तो पॉइंटिंग आउट ऑफ ए लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए। मान लो अभी मैं क्वेश्चन आपको समझा ही देती हूँ साथ के साथ। मान लीजिए हमारे पास ये राजा है, ये किसी लेडी को पॉइंट आउट करता है। यहाँ कोई लेडी है, इसको ये लेडी को पॉइंट आउट करता है। राजा कहता है कि शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन, ये उस महिला की डॉटर है। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, राजा की जो मदर है, राजा की मदर उनके हस्बैंड, मतलब उन राजा के पिता, मतलब हस्बैंड को एच से डिनोट कर रही हूँ, तो ये राजा के पिता हो गए। और जो राजा के पिता की माँ है वो उनकी दादी होगी, और उनकी पुत्री। दोबारा सही तरीके से बताते हैं आपको। इसमें ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि वह उस महिला की पुत्री है, वह वो महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति, मतलब राजा के क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक है, मेरी माता के पति की माँ, पति की माँ उनकी दादी हो गई। और उनकी पुत्री जो होगी, मतलब दादी की जो पुत्री होगी, वो ऑब्वियसली राजा की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो इसके साथ हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैच ही करने हैं। इसके मैच के अकॉर्डिंग करने के अनुसार हम क्या देखते हैं कि ये कहता है कि लेटर ऑफ देयर नंबर कोड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर बता रखा है कि इन नंबर्स को हमने 1 2 4 7 9 3 5 से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें EMRS का बताना है कि क्या कोड बनेगा। तो ये देखिए ई का जो पॉइंट है वो 1 है, तो ई के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एम का है 7, तो एम का 7 आ जाएगा। आर का है 9, तो आर का 9 आ जाएगा। और एस का है 3, तो 3 आ जाएगा। सॉरी, 9 एंड 3, तो 1793, 1793 जो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक बस ड्राइवर है जो 5 रूट जानता है पी से क्यू तक। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जिसमें हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर वो दोनों ये लैंग्वेज मेरी आसानी से समझ सकते हैं, क्वेश्चन उनको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बस ड्राइवर है जो 5 रूट जानता है, 5 रास्ते जानता है, कहाँ से कहाँ तक, पी से लेके क्यू तक।
तो पी से लेके क्यू तक जो रास्ते हैं, मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, इसको जाने के लिए हमारे पास कितने रूट हैं? 5 रूट हैं। और क्यू से आर तक जाने के लिए हमारे पास जो रूट है वो कितने हैं? वो 3 डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब 3 अलग अलग रास्तों से हम जा सकते हैं। और जो आर से लेके एस है उसमें 2 रूट माना गया है। ठीक है, मतलब आप पी से अगर क्यू तक जाते हैं तो आप 5 अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, क्यू से आर तक 3, फिर आर से एस तक 2 रास्तों से जा सकते हैं। तो ये आपको पूछा गया है कि पी से अगर आपको एस तक पहुंचना है तो आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? तो आपके पास पहली चॉइस है 5, फिर उसके बाद 3 चॉइसेस हैं, उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। कितने रूट जानते हैं? तो इसी इसी से ये एक टाइप का चॉइसेस ही पूछी गई है। तो 5 3 जा 15 2 जा 30। ठीक है, तो हमारे पास 30 ऐसे रास्ते हो गए, 30 आपके पास ऐसे रूट हो गए, डिफरेंट रूट, जिससे आप पी से लेके एस तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो रूट हैं वो कितने हो गए? हमारे पास 30 रूट हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन हमारा है बिल्कुल सही। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है फाइंड द ओड वन आउट। इसमें से अलग ही बताना है कि एक हमारे पास एक वर्ड दिया गया है CONSOLIDATE, मतलब इनमें से अगर कोई वर्ड अलग बनाया गया है, ये आपके पास मतलब एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आपके पास सी है, ओ है, एन है, एस है, ओ है, एल है, आई है, डी है, ए है, टी है और ई है। ठीक है, इन्हीं बुक्स के अंदर में से आपको वर्ड्स निकालने हैं और ये वर्ड्स बन सकता है कि नहीं बन सकता, आपको वो चूज करना है। इसमें से ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन ये देखिए DETAIL, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सारों के सारे वर्ड हैं। तो जो नहीं है, जो डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसके मैं बताती हूँ किस कारण से मैं डिस्कार्ड करूंगी। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट ऑप्शन में ये दिया गया है NASAL। इसके अंदर कंसोलिडेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एन है, ए भी है, एस भी है, लेकिन 2 ए नहीं है। कंसोलिडेट के अंदर सिर्फ एक ही बार ए है, मतलब आपके उस बॉक्स के अंदर जो ए है वो एक ही पर्ची है, आप उसकी 2 पर्ची नहीं निकाल सकते। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम नहीं चलेंगे। तो सेकंड ऑप्शन के साथ ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में 2 एल है, लेकिन हमारे पास कंसोलिडेट के अंदर सिर्फ एक ही एल है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में भी 2 एल है, तो ये भी गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या हो गया? ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इस पे क्या गया गया है? इसको ये दिया गया है कि मैंगो को मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर आपने वर्ड्स की कोडिंग ऐसे ही सीख लिया हो, तो जैसे ए आता है वो फर्स्ट लेटर है, डी आता है वो फोर्थ लेटर है, ई आता है वो फिफ्थ लेटर है, जेड आता है वो 26वां लेटर है, या मतलब 26 लेटर है। तो किसी ने ऐसे कभी भी थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा, तो देखिए एम है वो 13th लेटर है, एम का आएगा 13, ए है वो फर्स्ट लेटर है तो उसके लिए फर्स्ट 1 यूज हो गया। फिर एन है वो 14वां लेटर है तो उसके लिए 14 यूज हो गया। फिर जी है वो 7वां है और ओ है वो 15वां लेटर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लाइट होगा, फ्लाइट के लिए देखो क्या यूज करेंगे। फ्लाइट हमारा हमारे पता है कि जो एफ आता है, अगर मैं इसके अंदर लिख देती हूँ फ्लाइट में FIGHT, तो देखिए A B C D E और F। तो F कौन सा है? 6 लेटर है, तो F की जगह क्या आएगा? 6 EFGHI, तो 5 and 4 9, तो I हो गया 9। ऐसे ही सबको कैलकुलेट करेंगे तो G आएगा 7 पे, H आएगा 8 पे और T आएगा वो 19 पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाता है?
वो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए। 63 क्वेश्चन कहता है इसमें वर्ड्स बनाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे इनको अरेंज करना है, जैसे छोटी क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में ये बताया, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है इससे लेके। तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो NTEROM है। तो इससे जो वर्ड बनता है वो मेंटोर बनता है। मेंटोर को कैसे बनाएंगे हम, देखिए मेंटोर को जो वर्ड्स बनेगा वो कैसे बनेगा, मेंटोर का वर्ड बनेगा वो ये बनेगा MENTOR। तो M है वो 6 पे है, E की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है, N की दे रखी है 1, T की दे रखी है 2, O की दे रखी है 5 और R की दे रखी है 4। तो इससे जो ऑप्शन आता है 6-3, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन को हम चलेंगे और फोर्थ ऑप्शन को हम कैसे करेक्ट करते हुए चलेंगे, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 64th क्वेश्चन। 64th में क्वेश्चन कहा गया है इसमें से ओड वन आउट को चूज करना है कि इसमें से आपका ओड क्या आएगा। देखिए एक तो जीरो है, एक केयर है, एक पेल है, एक और एक स्टार है। तो इसमें से ओड वन आउट चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ा गया था, या तो जैसे सारे पशुओं के नाम दे रखे थे, कोई एक पक्षी का नाम डाल देता था तो वो ओड कर देते थे, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे कुछ फ्रूट्स के नाम दे दिए थे, उसमें वेजिटेबल डाल दिया तो वो ओड हो जाता था। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने पढ़े थे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी कभी हमें क्या करना है, वर्ड्स को कैलकुलेट करना है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जैसे मैंने पढ़ा था कि ए आता है वो 1 लेटर पे आता है, जेड आता है वो 26 पे आता है। तो एक मैं सोल्व कर देती हूँ। जैसे जेड है वो 26 है, तो जेड के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है 26। तो जीरो को हम कैसे करेंगे, 0। 26 ई आता है वो कितने पे आता है, ABCDE 5 पे, ठीक है। आर देखिए STUVWX, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQ और R, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 18 पे ये है। तो O की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO, तो 14 और 15, तो इनका जब सम करके चलेंगे, इनका सम आएगा हमारे पास 64। ऐसे ही केयर को जब हम चलेंगे तो जीरो का जो सम आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास जीरो का जो सम आएगा वो 64 आएगा। कैलकुलेट मैंने पहले कर चुके हैं, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। केयर का 27 है, जो पेल का आएगा वो 34 आएगा, और जो स्टार का आया है वो हमारा आया है 58। तो अब हमें ओड ढूंढना है, इसमें से ओड कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा, बाकी जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन जो सेकंड है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो केयर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो केयर को हम क्या कर देते हैं, ओड मान लेते हैं, मतलब ये इनसे भिन्न हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है इसमें चूज करना है 4, जैसे भेड़ का बच्चा जो होता है उसको मेमना बोला जाता है, तो तितली के बच्चे को क्या बोला जाएगा, तो जो तितली का बच्चा होता है तो उसको निम्फ बोला जाता है।
सिंपल साइंस क्वेश्चन इज देयर। तो ये निम्फ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 66 पे। जैसे अभी हमने इसका है, ये बहुत इजी है। A1 B2 पे आता है, C3 पे आता है, D4 पे आता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें इनमें से वर्ड्स ढूंढने हैं जो ठीक है, जो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ठीक हो जाता है, क्योंकि P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे, R आता है 18 पे, S आता है 19 पे, और सारे बाकी गलत हैं, क्योंकि जो G है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो G लेके चल रही हूँ, जैसे ये देखिए G जो आता है ABCDEFG, तो ये 7th वर्ड है, तो ये गलत हो गया। W भी नहीं आता 5th पोजीशन पे, M भी 11th पोजीशन पे नहीं आता, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ये कहता है कि 5% है वो नॉर्थ की तरफ उन्होंने मुंह कर रखा है, सबने उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रखा है। तो सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, मतलब लेफ्ट की तरफ बैठी है सुनीता पंकज के। मैं एक डायग्राम सा बना लेती हूँ ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये सुनीता बैठी है पंकज के लेफ्ट में, तो पंकज यहाँ है, सुनीता यहाँ है, तो ये लेफ्ट हो गया। सॉरी, बैक चलते हैं। इसमें ये क्या है, सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। यहाँ सुनीता बैठी हैं, ये पंकज बैठे हैं, क्योंकि इस तरफ हो जाता है हमारा राइट और ये हो जाता है हमारा लेफ्ट। तो ये सुनीता हैं, ये पंकज हैं। सुनीता पंकज के लेफ्ट मतलब दाईं ओर बैठी हैं। कमल राजा के साथ बैठा है, जो बिल्कुल बाईं ओर छोर पे बैठा है, मतलब राइट छोर पे बैठा है। यहाँ कौन, कमल बैठा है, और कमल के साथ कौन बैठा है, राजा। राजा को R से डिनोट कर रही हूँ। और जो बिल्कुल किस पे बैठा है, राइट कॉर्नर पे बैठा है, मतलब बाई छोर पे बैठा है। तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी, तो तारा यहीं बैठी होगी, राइट। तो अब इसमें पूछा गया सुनीता के साथ कौन बैठा है, तो पंकज और तारा। तो पंकज और तारा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं, कोई ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आपको किसी ऐतिहासिक जगह पे ले जाया जाता है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपको वहां ले जाने का मोटिव क्या होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, सेल्फियां लेते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उस जगह का मेन पर्पस ये होता है कि आप उस जगह जाइए, उस जगह के बारे में नॉलेज करिए, ताकि आपकी जो जनरल नॉलेज है वो इंक्रीज हो। कि कैसे, अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हैं तो उधर क्या देखते हैं आप, कि वहाँ राजा महाराजा कैसे रहते थे, उनमें कौन सी मुद्राएं यूज होती थी, वहाँ कैसा शासन यूज किया जाता था। तो आपको वो सब जानकारी देने के लिए आपको वहाँ ले जाया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो बच्चे जो हैं वो देख के ज़्यादा सीखते हैं पढ़ने से, तो इसलिए आपको वहाँ ले जाया जाता है। तो मेन पर्पस हमारा यही होता है। तो फोटो लेना, अपने मित्रों के साथ एंजॉय करना, वो उसका एक अलग पार्ट है, लेकिन जो फर्स्ट हमारा पार्ट है उसमें ये आता है कि आपको वहाँ की संस्कृति और जो वहाँ के पहलू है आप उससे जान सके। तो इतनी बात सुनने के बाद आप ऑप्शन को बहुत इजी तरीके से पहचान सकते हैं। तो मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना गलत है। समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने मित्रों के साथ आनंद लेना जरूर लो, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस भी जरूरी नहीं है। डिजाइन के सांस्कृतिक व सामाजिक पहलू का पता लगाना बिल्कुल ठीक बात है ये। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे। ये कहता है कि आपको इसमें से जहाँ क्वेश्चन मार्क आया है 69th क्वेश्चन में, वो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। पीछे से देखते हैं, देखिए 0 से 3 कितना नंबर का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 3 का।
और 3 से लेके 8 में 5 का, फिर 7 का, ऐसे फिर 9 का नंबर आ जाता है, फिर 11 का आ जाता है, तो अगला कितना आएगा 13 का। तो 35 में अगर 13 अगर ऐड करके चलूंगी तो ये हमारा 48 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, 70 क्वेश्चन में ये देखिए क्या कहता है। इसमें ये कहा गया है कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, जैसे 14, 19, 35, 49, क्वेश्चन मार्क 179, 179, 299। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस लगा के चलेंगे तो 14 से 19 का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, वो 5 का डिफरेंस है। फिर 19 से अगर 35 का डिफरेंस लगा के चलेंगे तो वो 16 का डिफरेंस है। 35 से अगर 49 का डिफरेंस लगा के चलेंगे तो ये 20 और 4 24 नंबर का डिफरेंस है। आगे आपको बताना है कि कितने का डिफरेंस आएगा, कितने नंबर का डिफरेंस आएगा। देखिए अगर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट इवन है, सेकंड ऑड है, फिर एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का जिसके फैक्टर हो सके, फिर एक ओड नंबर है, उसके बाद एक कंपोजिट नंबर ही आना चाहिए। कंपोजिट नंबर जिसके मतलब हम फैक्टर कर सकें। लेकिन इसमें क्या है, एक तो थर्ड ऑप्शन है 130, दूसरा ऑप्शन है 132। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो अगर मेरी माने तो इसमें ये देखिए क्या आता है, ये 5 1 जा 5 है, ये 5 3 जा 15 में एक ज्यादा, 5 5 जा 25 में एक कम, फिर अगला आना चाहिए 5 7 जा 35 में, यहाँ पे एक कम किया था तो ज्यादा आना चाहिए, मतलब 36। तो 59 में 36 ऐड करेंगे तो हमारा 5 5 1 9, लेकिन ऐसा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारे नॉट अटेम्प्टेड में जाना चाहिए, मतलब इसमें ये शायद इसके ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज किया गया है हमें नहीं पता, वो जब आंसर की आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन के ऑप्शंस ऐसे दिए जाने चाहिए थे ताकि ये सॉल्व हो चुके। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने रीजनिंग का, और मैथमेटिक्स का पार्ट हम इसका जल्द लेके आएंगे आपके साथ। तो देखिए रीजनिंग का पार्ट बहुत इजी था, तो आप इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए सॉल्यूशन जानने के लिए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि एक मोटिवेशन मिले किसी भी न्यू लर्नर को। आप जानते हैं कि न्यू जब चीज़ें नहीं होती हैं तो धीरे धीरे सीखी जाती हैं। मैं भी सीख रही हूँ। जैसे कभी मैं पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ या फिर किसी और वे से, आज मैंने कैमरा यूज़ किया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम हमारी जो वीडियो आएगी वो पहले से बेहतर ही होती जाएगी। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोगों तक जो मैथ की प्रॉब्लम है वो आसान से आसान तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। आज तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, आज मैं आपसे ऑनलाइन कनेक्ट हो रही हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप पे जो मैथमेटिक्स पहुंचने में टाइम लगे, इसलिए हमारे साथ कोशिश में आप भी जुड़े रहिए, हमें आपके साथ का बहुत ज़रूरत है। तो मैं मोनिका वर्मा प्लस पॉइंट एकेडमी से आपके साथ मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन इजी तरीके से ऐसे ही लेते आती रहूं। इसके लिए प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो कुछ हो सके प्लीज़ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ हम वीडियो को कर देते हैं एंड। थैंक यू।